माफिया अतीक अहमद के बेटे 5 लाख के इनामी असद के इनकाउंटर के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस के हाथ ये दोनों शूटर लगे तो लगे कैसे। इसको लेकर प्रयागराज में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन चर्चाओं में एक बात निकलकर सामने आ रही है जो कि सूत्रों के हवाले से है। न्यूज वन इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है। लगातार ये बातें चल रही हैं कि अशरफ के साथ पुलिस ने डील की थी, क्योंकि पुलिस पर लगातार दबाव था इन 5 शूटर्स को बरामद कराकर कोर्ट में पेश करने का। जिस पूरे मामले को लेकर बरेली जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ के साथ पुलिस ने बातचीत की, जिसमें यह तय हुआ कि वो 3 शूटर्स का पता पुलिस को बताएगा, जिसके एवज में उसको कोर्ट में किसी भी स्थिति में कहीं न कहीं क्लीन चिट मिलनी चाहिए उमेश पाल के अपहरण के मामले में। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तैयार हुई और तैयार होने के बाद जब अशरफ से बातचीत हुई और जब पेशी हुई तो अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन अशरफ बरी हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस ने अशरफ से अपना वायदा पूरा करने की बात कही, जिसमें अशरफ ने कहा था कि वो 3 शूटर्स का पता बताएगा, लेकिन उनका इनकाउंटर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको कोर्ट में पेशी के जरिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी, उस पर वो मुकर गया। नगर निकाय की घोषणा के बाद अब सभी प्रत्याशी अपने टिकट की दावेदारी पेश करने लगे हैं। सभी प्रत्याशी अब लखनऊ की दौड़ लगाने लगे हैं। क्यों ना भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोकदल, सभी प्रत्याशी अपने जीत के दावे पेश करने लगे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रीय लोकदल ने 2 नगर पालिकाओं के प्रत्याशी को घोषित किया है। खेगड़ा से रजनी धामा और बागपत नगर पालिका से राजुद्दीन एडवोकेट को अपना प्रत्याशी बनाया है। 3 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों पर 11 मई को बागपत के अंदर चुनाव होना है। दरअसल मैं आपको बता दूं, बागपत राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है। 2 बार लोक दल यहाँ से लोकसभा चुनाव और 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद इनका मनोबल घटा हो, पर लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को इस बार नगर निकाय में सेमीफाइनल खेलना है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसी के चलते हुए इस बार राष्ट्रीय लोकदल को नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल करनी पड़ेगी। बहराइच में स्थानीय निकाय का चुनाव अपने शबाब पर है। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी से चोटी का जोड़ लगाए हुए है। बहराइच में 6 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका है, जहां पर अब तक के अगर नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो 6 लोगों ने अपना नामांकन कराया है। 6 नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन हो चुके हैं, जबकि 397 सभासद पद के प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्ष और सभासदों को लेकर पर्चों का ऐलान नहीं किया गया है, वो अंतिम दौर में है। लेकिन समाजवादी पार्टी और एएमआई ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। नामांकन शुरू हो गए हैं। आज नगर पालिका परिषद बहराइच में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जाहिदा खान ने अपना नामांकन कराया है। वो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष तेजे खां की पत्नी है, और चूंकि महिला सीट हुई थी इस बार नगर पालिका परिषद बहराइच के लिए तेजे खां ने अपनी पत्नी को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश में है। बहराइच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ जहां भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात कर रही है, लेकिन इनके ही कर्मचारी इस पर परिता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के हाटा तहसील का है, जहां पर नगर निकाय चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के में शामिल किए जाने वाले आधे प्रमाण पत्र के नाम पर यहां पे तैनात कर्मचारियों के द्वारा धड़ल्ले से पैसे की वसूली की जा रही है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद भी उप जिलाधिकारी ने मामले में लिपापोती करते हुए नजर आए। जब उप जिलाधिकारी से संबंधित आधे प्रमाण पत्र जारी करने वाले अमीन के बारे में बताया गया और वायरल वीडियो को भी दिखाया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना यह होगा कि क्या यहाँ के उप जिलाधिकारी योगी सरकार के मंसूबे पर कितना खरा उतरते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कितना कार्रवाई करते हैं। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में 4 मई को सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच होने वाला है, लेकिन अब इस मैच पर संकट के बादल छा रहे हैं, क्योंकि नगर निकाय चुनाव का पहला चरण का जो वोटिंग है वो भी 4 मई को होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो वेन्यू है उसको चेंज किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक लिस्ट जारी होती है, उसके बाद उस लिस्ट को फर्जी साबित कर दिया जाता है। यानी कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे उनके जो है एक अकाउंट में इस लिस्ट को जारी किया जाता है कि 95 ऐसे जो प्रत्याशी हैं जिनके नाम घोषित होने थे, उन नामों को घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर के लगातार चर्चाएं जो तेज हो गई थी, उसके बाद से लगातार जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिले और काफी वर्षों से पार्टी के लिए काम करते चले आ रहे हैं, उनकी नाराजगी आज देखने को मिली। यानी कि उनका विवाद जो है काफी देर तक चलता रहा। उसके बाद जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो वहां पे पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि ये लिस्ट फर्जी है और इसको निरस्त किया जाता है। यानी कि इसके लिए फिर एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी में जांच रिपोर्ट मांगा गया है। उस जांच के आने के बाद से फिर से नई पुनः एक लिस्ट जारी करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने समन भेजा है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीब 11 बजे सीबीआई के समक्ष पेश होंगे। इस पेशी से पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा कि जो अधिकारी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में 14 फोन तोड़े गए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि करीब 4 फोन ईडी ने बरामद किए हैं, 1 फोन सीबीआई के पास है। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक दावा कर दिया कि करीब 14 फोन में से ज्यादातर जो फोन है वो रनिंग कंडीशन में है, यानी कि अभी चालू है, यूज किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में करीब 400 के आसपास जो रेड है वो डाली गई, लेकिन जिस तरीके से 100 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है उसमें से 1 पैसे की भी बरामदगी कहीं ना कहीं इन अधिकारियों ने नहीं की। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पे कहा कि जो सीबीआई या ईडी के अधिकारी झूठे सबूत कोर्ट में पेश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम केस दर्ज कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं किसी भी तरीके से डरने वाला नहीं हूं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती रही है, लेकिन इस मामले में जानबूझकर हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आबकारी नीति निपुण भारत बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नई नीति और नई योजना लागू की है। खासतौर से आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में यह नई नीति निपुण भारत की योजना जन आंदोलन के रूप में शामिल किया गया है। यही नहीं, हर जिले के अधिकारी आम जनमानस से लेकर के पढ़े लिखे युवा और छोटे छोटे मासूम बच्चों के परिजनों से अपील कर रहे हैं कि जन आंदोलन में सहभागिता दर्ज कराएं और बड़े से बड़े पैमाने पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम करें। साथ ही साथ सरकारी विद्यालय में बच्चे जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो वही बच्चा निपुण हो पाएगा जिस बच्चे को 1 मिनट के अंदर 26 अंक का ज्ञान हो। कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के छात्र छात्राओं को इस तरह का ज्ञान विद्यालयों में अब दिए जा रहे हैं, जिसके प्रचार प्रसार के लिए आज गोरखपुर जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन के सभागार में प्रेस वार्ता करके मीडिया कर्मियों सहित गोरखपुर के जनमानस से अपील किया है। निपुण शाहजहांपुर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में ट्राली पलटने से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई, जिसमें कि बच्चे, महिलाएं और पुरुष भी शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ कि जिस समय ट्रैक्टर ट्राली से गांव के कुछ लोग पूजा करने के लिए जल लेने जा रहे थे। हालांकि हादसा इतना बड़ा था जिसमें लगभग 1 दर्जन की मौत हो गई। उसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने घायलों को समुचित इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां पर पुलिस अधीक्षक एहसानंद और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि लगभग 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ऐसे में बाकी लोगों का इलाज जिला मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कन्नौज में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जो कि बागेश्वर धाम से श्रद्धालुओं से भरी कार अपने घर वापस जा रहे थे कि तभी तालीग्राम के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के 174वें कट पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार 1 की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद यूपीडा के कर्मचारियों द्वारा घायलों को त्रिभुवन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव को सुरक्षित रखवाया गया और घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। वहीं अगर माने तो तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है। लोग क्यों नहीं यह शुद्ध करते हैं और क्यों नहीं आप अपना जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार जो कि कार है आए दिन तेज रफ्तार से चलते हैं, जिससे कि आए दिन देखने को सामने मिलता है कि कहीं ना कहीं तेज रफ्तार कार पलट जाती है और कई लोगों की जान भी गंवानी पड़ती है।
श्रावस्ती जनपद में आज भयंकर सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जी आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला इकोना थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोनरई के पास की घटना है, जहां पर भयंकर सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। जी आपको बता दें, ये लोग लुधियाना से इनोवा गाड़ी में सवार होकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के लिए लुधियाना से श्रावस्ती के लिए निकले हुए थे और वहीं इकोना थाना क्षेत्र के सोनरई के पास एक भयंकर सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है और वहीं मृतक का शव पुलिस ने पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया है। अमेठी में तेज रफ्तार का दिखा कहर। जी हां, हम आपको बता दें कि तेज रफ्तार बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे कि महिला की मौत हो गई और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरा मामला मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हाईवे पेट्रोल पंप के पास का है, जहां पर एक युवक दो सवारी को और बाइक पर बैठा करके मुसाफिरखाना मार्केट जा रहा था, जहां पर अज्ञात वाहन ने पेट्रोल पंप के पास बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और जिसमें टक्कर की आवाज़ सुन करके स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाया और तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाफिरखाना पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल को रेफर कर दिया और वहीं इलाज को ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। जब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर कोतवाली नगर क्षेत्र में अमहट चौराहे के पास नेशनल हाईवे 56 पर एक टेलर ने स्कूटी सवार सभी को जो टक्कर मार दी। इसकी वजह से वो मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ी। इसके बाद आनन फानन में लोगों ने उन्हें राजकोट के सुल्तानपुर भर्ती कराया। वहां पर डॉक्टरों ने उनकी हालत को चिंता में देखते हुए नंबर सेंटर रेफर कर दिया, जहां पर उनका इलाज चल। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद बसनिया चट्टी तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या हुई थी। काफ़ी दिनों से MP MLA कोर्ट में बहस चल रहा था। बहस के दौरान 1 अप्रैल 2023 को बहस पूरी कर ली गई। 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत BSP से सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। इस केस पे 15 तारीख को भाग का फैसला आने वाला था। किसी कारण जज के ना बैठने पर 29 अप्रैल को डेट रखा गया है। गाजीपुर विशेष लोक अदालत का आज एक आयोजन दीवानी न्यायालय में जिला जज अब्दुल शाहिद की अध्यक्षता में रखा गया, जहां पर जिला जज अब्दुल शाहिद के नेतृत्व में इस आयोजन को रखने के बाद लोगों को जागरूक भी किया गया कि जो लोग अपनी गाड़ी फाइनेंस कराते हैं या फाइनेंस पे कोई चीज़ लेते हैं या होम फाइनेंस लेते हैं, जब अगर उनकी किसी कारणवश से मौत हो जाती है या इस तरह की कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो वो लोक अदालत में आकर उस मामले को निपटा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर सहूलियतें दी गई हैं। फाइनेंस कंपनी से जज अब्दुल शाहिद के द्वारा भी कई ऐसी बातों पर निर्णय लिया गया है और उस पर मोहर भी लगी है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ रियायत दी जाए। वहीं अब्दुल शाहिद ने बात करते हुए साफ तौर पर यह भी बताया है कि जो मुकदमे न्यायालय में आ चुके हैं या जो मुकदमे पहले से न्यायालय में चल रहे हैं उस पर भी उनको सुविधा मिल सकती है। इसलिए आप लोक अदालत में आइए अपने मामले के निस्तारण के लिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी उसको निस्तारित किया जाए, जिसका लाभ आम जनता को ज़रूर मिलेगा। लोकेशन गैंग का चित्रकूट पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, अवैध तरीके से ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की लोकेशन इधर उधर ट्रांसफ़र करने वाले एक अभियुक्त को चित्रकूट पुलिस अधीक्षक महोदया वृंदा शुक्ला के निर्देशन में राजापुर थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, रात्रि के समय या दिन के समय अवैध तरीके से ओवरलोड ट्रकों को पास करवाने वाले एक अभियुक्त को राजापुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर के जेल भेजने का काम किया है।
चित्रकूट पुलिस अधीक्षक महोदया वृंदा शुक्ला ने इस बात की जानकारी दी है कि अधिकारियों की लोकेशन दी जाती थी। जब अधिकारी अवैध तरीके से ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के लिए रात्रि के समय या दिन के समय अपने ऑफिसों या आवासों से निकलते थे, उनकी हर एक लोकेशन ट्रक मालिकों या ट्रक ड्राइवरों तक दी जाती थी, जिसका एक विशेष रूप से गैंग बना हुआ था। इसमें कई ऐसे सदस्य हैं जो अधिकारियों की हर पल की लोकेशन अपने गाड़ी मालिकों को देते थे और अवैध तरीके से ओवरलोड वाहनों को निकलवाने का काम करते थे। पुलिस प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर एक महिला ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर जहरीला पदार्थ करा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे पुलिस कर्मियों ने इलाज के लिए उछला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। होश में आने पर उस महिला ने बताया कि उसका पारिवारिक विवाद चल रहा है, उसके पिता उसको हिस्सा नहीं दे रहे हैं और साथ ही उसको पानी भी भरने नहीं दे, जिसकी शिकायत लेकर उसने संबंधित चौकी में करी, लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तो दबंग उसके पिता व उसके साथियों ने, उनके बेटों ने उसके साथ मारपीट की और उसको बुरी तरह मारा पीटा, जिसका मुकदमा लिखाने जब थाने पहुंची तो वहां पर दोनों खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, जिसको लेकर के महिला परेशान थी। लगातार चौकी, थाने व पुलिस कमिश्नर के ऑफिस के चक्कर लगाई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी, जिससे परेशान होकर इस महिला ने आज कमिश्नर ऑफिस के बाहर जहर खा लिया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों से इस मामले में बात की तो उनका साफ तौर कहना है कि तो जहरीला पदार्थ तो खाया है, लेकिन क्या खाया इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल उसका इलाज उछला अस्पताल में चल रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है कि लगातार योगी सरकार महिलाओं पर होने अपराध को रोकने और उनकी सुनवाई करने की लगातार दिशा निर्देश जारी कर रही है, लेकिन उनके मातहत उनकी बात नहीं सुन रहे। नतीजा यह है कि आज एक महिला ने पुलिस की उपेक्षा और पुलिस से न्याय न मिलने से परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। अब देखने की बात यह होगी कि आखिर महिला को अब न्याय मिलेगा कि या फिर इसी तरह वो अब दर की ठोकरें खाती। मऊ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए गए अपराधियों के नियंत्रण के अभियान में घोसी पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है, जिसमें 5 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है जो लूट को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त गणों के पास से 2 मोटरसाइकिलें और 12 बोर के कट्टे बरामद किए गए हैं। यहां तक कि जिंदे कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अगर पेन कार्ड की बात कही जाए तो पेन कार्ड भी बरामद किया गया है। 8,000 रुपये भी बरामदगी हुई है। घोसी पुलिस ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए उन लोगों को तत्काल अपराधियों को जेल भेज दिया है। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के करोड़वा गांव में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब बिजली के जर्जर तार गिरने की वजह से खेत में आग लग गई। आग लगने के बाद में सूचना पर मौके पे पहुंचे किसान ने जब आग बुझाने का प्रयास किया तो मौके पे जो किसान पहुंचा था, करंट लगने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। और देखते ही देखते जिस तरीके से ये हादसा हुआ, हादसे के बाद में जो और लोग यहाँ पे पहुँचे थे उनको भी करंट के झटके लगे, लेकिन जिस तरीके से आग लगी है, आग लगने के बाद में जो फसल थी वो फसल जलकर जो है राख हो गई, साथ में किसान का शव भी जल गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार बिजली विभाग की लापरवाहियाँ गोंडा में देखने को मिल रही हैं, इस गांव में जब आग लगी है इसके बाद में पहले भी इसकी सूचना, क्योंकि जर्जर जो तार थे उसकी सूचना पहले भी अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब ये बड़ा हादसा हुआ है, हादसे के बाद में बिजली विभाग के अधिकारी मौके पे तो पहुंचे हैं, लेकिन इसकी सूचना जब दी गई थी तो बिजली विभाग ने सप्लाई। पुलिस के लाख मुस्तैदी के बाद भी उचक्के अपना काम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। घटना वाराणसी के एक सब्जी मंडी का है, जहां पे एक सब्जी व्यापारी 2.5 लाख रुपए लेके पहुंचा था, लेकिन उसके बैग से उचक्कागिरी करके 1.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चारों तरफ सीसी कैमरा और तमाम चीज़ होने के बाद ये घटना कैसे घटती है, ये अपने आप में एक दिलचस्प पहलू हो सकता है। लेकिन यदि पुलिस की माने तो पुलिस साफ साफ इस पूरे मामले को संदिग्ध बता रही है। उसका साफ साफ कहना है कि उचक्कागिरी की जाँच की जा रही है और शायद ये मामला निश्चित तौर पे कुछ न कुछ गफलत की है या ये कहा जाए कि गलत रिपोर्टिंग है। अब देखने की बात होगी कि जांच के बाद ये घटना सही या गलत पाई जाती है, लेकिन जो भी हो ये कहा जाएगा कि उचक्के इस दिनों बनारस में अपने पैर हाथ को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और बात करें चंदौली की, चंदौली में पहले चरण में चुनाव होना है और पुलिस वहीं एक्शन मूड में है और लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। और आज बाबरी पुलिस ने दबिश देते हुए एक अवैध गांजा तस्कर को धर दबोचा है और उसके पास से 27 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुई है। बरामद
गांजा की कीमत 4,75,000 रुपये बताई जा रही है। आरोपी कमलेश जो चंदौली जनपद के नौगढ़ थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है, जो गांजा की खेप बिहार के भभुआ से लेकर के वो मिर्जापुर जा रहा था और जैसे ही बबरी पुलिस को सूचना मिली, बबरी पुलिस ने दबिश देकर उस आरोपी को धर दबोचा है और वहीं गांजा को कब्जे में लेकर के आरोपी को चंदौली पुलिस ने जेल भेज दिया। नगर निदेशक